विद्यार्थियों, शुक्र तारे के समान के दूसरे भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने प्रथम भाग में देखा था कि किस प्रकार से लेखक ने महादेव देसाई की विशेषताओं को उन्होंने उद्घाटित किया है। गांधी जी के निजी सचिव के रूप में कार्य करते हुए महादेव जी हमेशा गांधी जी के साथ रहते थे और उनके प्रत्येक कार्य में वो सहयोग किया करते थे। महादेव देसाई में और क्या क्या विशेषताएं थी, आइए इस दूसरे भाग में हम जानते हैं। सुंदर लिखावट के धनी महादेव जी की लिखावट बहुत ही सुंदर थी। वाइसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाया करते थे। गांधी जी की लिखावट अच्छी नहीं थी। एक बार उनके प्रसंग में मैंने कहीं पर उल्लेख आया था, मैंने पढ़ा था कि गांधी जी ने इस चीज़ को स्वीकार किया था कि उनकी लिखावट अच्छी नहीं है। और वाइसराय महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो उनके पास जब पत्र लिखा करते थे तो वह महादेव जी की सुंदर लिखावट में वो पत्र जाया करता था। वाइसराय उन पत्रों को देखकर सांस लेते। सांस लेना का मतलब होता है अफसोस से, जो सांस लेना और सांस छोड़ना जो होता है। अफसोस का मतलब होता है जो चीज़ चाहें और वह चीज़ हमारे पास न हो, न मिले, तो जो दुख होता है वही अफसोस कहलाता है। तो सांस लेते थे वाइसराय जी वो सुंदर लिखावट को देखकर। क्यों? क्योंकि गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीश, जो सुंदर अक्षर में लिखने वाला लेखक होता है उसे खुशनवीश कहते हैं, वो नहीं था उनके पास। गांधी जी के पास बढ़िया सुंदर लिखावट वाले महादेव जी थे और वाइसराय के पास ऐसा कोई नहीं था। तो उनकी लिखावट बहुत ही सुंदर थी। पढ़ने वालों को मंत्र मुग्ध करने वाला शुद्ध सुंदर लेखन था महादेव भाई का। सभी उनके लेखन की प्रशंसा करते थे। उस समय के बड़े बड़े सिविलियन थे, जो गवर्नर थे, वो सब कहा करते थे कि ब्रिटिश शासन में भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महादेव की तरह सुंदर लिखावट वाला हो। अद्भुत, अद्वितीय लिखावट थी उनकी। सुंदर लिखावट के साथ साथ महादेव जी की जो लिखने की गति थी बहुत तेज थी, तीव्र थी। शॉर्ट हैंड न जानने वाले महादेव लेख, टिप्पणियाँ, गांधी जी के व्याख्यान आदि लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति में लिखने में कुशल थे। वो जैसे जेट की गति होती है ना, जेट यान की, बस वैसे बहुत तेजी के साथ लिखा करते थे। हालांकि तेज गति में लिखने के लिए शॉर्ट हैंड का प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट हैंड एक प्रकार की लिपि है जिसमें लंबे लंबे शब्दों को क्या है बहुत संक्षेप में लिखा जाता है। बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, समाचार पत्रों के प्रतिनिधि आदि गांधी जी से मिलने आते और वे खुद या उनके साथी बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते। बाद में उसे टाइप करके गांधी जी के पास ओके करवाने पहुंचते मतलब हमारी आपकी जो बातचीत हुई थी वो लिख कर हम लाए हैं, ये सही है कि नहीं है। तो गांधी जी महादेव के लिखे नोट के साथ मिलान करने की बात कहते। जब कोई भी राजनीतिक व्यक्ति गांधी जी से मिलने आता था तो उस समय महादेव जी भी लिखा करते थे। उन्हें शॉर्ट हैंड नहीं आती थी। वो अपनी लिखावट तेजी के साथ लिखावट में, सुंदर लिखावट में वो नोट करते जाते थे। तो गांधी जी कहते थे उनसे मिला लीजिए उनके नोट के साथ। और मिलाने वाले को सुखद आश्चर्य होता था कि महादेव के नोट में अशुद्धि का अभाव रहता था। कॉमा तक की अशुद्धि उनके नोट में नहीं होती थी। ये जो टाइप करके लाते थे, इनके टाइपिंग में, इनके जो टिप्पणी लिख कर लाते थे, जो पूरी चर्चा को लिख कर लाते थे, उसमें अशुद्धि हो सकती थी, परंतु महादेव जी के नोट में एक भी अशुद्धि नहीं मिलती थी। तो इस प्रकार की अद्भुत उनकी लेखन कला थी। महादेव भाई निरंतर अध्ययन और लेखन में डूबे रहते थे। महादेव द्वारा वर्तमान राजनीतिक प्रवाहों और घटनाओं से संबंधित जानकारी वाली पुस्तक वे पढ़ा करते थे। अतः नई से नई जानकारी की उपलब्धता उनके पास होती थी।
कि क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है देश में विदेशों में, क्या नई विचारधारा आ रही है, राजनीतिक विचारधारा, सब के बारे में उन्हें ज्ञान रहता था। कमेटियों की बैठकों में या चलती रेलगाड़ी के डिब्बे में ऊपर बर्थ पर बैठकर ताज़े समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें पढ़ते रहते। वो बैठक चलती रहती थी और उसी बीच में पुस्तक भी पढ़ते रहते थे। रेल यात्रा होती थी तो वो ऊपर के बर्थ पर बैठकर पढ़ते रहते थे, या फिर यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखते रहते थे। खाली समय उनके पास बिल्कुल भी नहीं था। जो भी समय मिलता, बहुत व्यस्त रहते थे, उसमें भी समय निकाल लेते थे अध्ययन और लेखन के लिए। महादेव भाई बड़े कर्मठ थे, हमेशा काम करने वाले। लगातार चलने वाली यात्राओं, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं आदि के बीच में वे स्वयं कब खाते, कब नहाते, कब सोते, किसी को इसका कोई पता नहीं चल पाता। इस सब के लिए पता नहीं कैसे समय निकाल लेते थे। वे 1 घंटे में 4 घंटों का काम निपटा देते। अगर हम महादेव भाई से अपनी तुलना करें तो हम लोग बिल्कुल विपरीत करते हैं। 1 घंटे के काम को हम लोग 4 घंटे में पूरा करते हैं। वो बिल्कुल विपरीत, तीव्र गति से अपना कार्य निपटाते थे। वो 4 घंटे के काम को 1 घंटे में। और जब काम रहता था तो काम में रात और दिन के बीच कोई फर्क नहीं करते। हम लोग तो रात होती तो अब रात हो गई, अब आराम कर लेते हैं, छोड़ो कल दिन में करेंगे। नहीं, महादेव भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते थे। काम है तो क्या रात क्या दिन। वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे। अपनी सारी व्यस्तताओं के बीच भी वे काटना कभी चूकते नहीं थे। गांधी जी स्वयं चरखा चलाते थे, सूत काटते थे और उन्होंंने नियम बना रखा था। महादेव भाई उनके निजी सचिव थे, सहयोगी थे, सहायक थे, तो वे भी गांधी जी के इस नियम का पालन करते थे। वो प्रतिदिन चरखा चलाकर सूत काटना उनके दिनचर्या में शामिल था। तो विद्यार्थियों देखते जाइए आप, कितनी सारी विशेषताएं हैं महादेव जी में। लेखक ने उन्हें शुक्र तारा यूं ही नहीं कहा है। महादेव भाई का स्वभाव बड़ा ही कोमल था, बड़े कोमल स्वभाव के थे वो। लेखक ने नदियों के गाद से बने बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान से उनकी समानता की है। गंगा, यमुना और भी जो नदियां हैं ना, उनके गाद से वो मैदान बना है और उसमें पत्थर इत्यादि नहीं मिलते हैं, मतलब कठोरता नहीं है। तो जैसे गाद से भरे बने उस मैदान में कोई कठोरता नहीं मिलती, कोई पत्थर नहीं मिलता, उसी प्रकार से महादेव भाई के स्वभाव में कहीं भी कठोरता नहीं थी। और जो भी व्यक्ति महादेव जी से मिलता था, उनके मोहन स्वभाव का, उनके मोहक स्वभाव का, उनके आकर्षक स्वभाव का दीर्घकालिक नशा मिलने वाले पर छाया रहता था, लंबे समय तक। मतलब वह व्यक्ति है महादेव भाई को भूल नहीं पाता था उनके स्वभाव के कारण। ऐसा उनका कोमल स्वभाव। गांधी जी और महादेव एक दूसरे से जुड़े हुए थे। महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गुंथ गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। गांधी जी का काम मतलब महादेव भाई, महादेव जी भाई कुछ कार्य कर रहे हैं मतलब वो गांधी जी से जुड़ा हुआ है। जो भी उनका अपना व्यक्तिगत कुछ कार्य नहीं, सभी कुछ गांधी जी से ही जुड़ा हुआ कार्य वो करते थे। कामकाज की अनवरत व्यस्तताओं के बीच कोई कल्पना भी न कर सके इस तरह समय निकालकर लिखी गई दिन प्रतिदिन की उनकी डायरी कि वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। इतना व्यस्त रहते थे फिर भी समय निकाल लेते थे, जो दूसरों के लिए संभव ही नहीं। कल्पना भी नहीं कर सकता कोई इतनी व्यस्त जीवन दिनचर्या में भी समय निकाला जा सकता है, पर वो समय निकाल लेते थे और डायरी के रूप में लिखा करते थे।
वो अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। उसे पढ़कर जाना जा सकता है कि महादेव भाई गांधी जी से जुड़ी हुई छोटी से छोटी बात को वो लिखा करते थे। गांधी जी की आत्मकथा का अनुवाद भी महादेव भाई ने किया है। महादेव भाई के पास सबसे बड़ी उनके पास ईश्वर की देन थी, वह थी भाषा और सुंदर लिखावट। प्रथम श्रेणी की श्रेष्ठ संस्कार संपन्न भाषा और मनोहारी लेखन शैली ही ईश्वरी देन थी, महादेव जी को प्राप्त थी। मतलब बहुत अच्छी भाषा भी थी उनकी, जैसे सुंदर लिखावट वैसे सुंदर उनकी भाषा थी। गांधी जी के पास पहुंचने के बाद व्यस्तताओं के कारण साहित्यिक गतिविधियों के लिए समय का अभाव था महादेव जी के पास। फिर भी इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया और उनके द्वारा किया गया जो अंग्रेजी अनुवाद था वह हर हफ्ते यंग इंडिया जो समाचार पत्र में छपता रहता। बाद में पुस्तक के रूप में अनगिनत संस्करण सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके थे। तो अनुवाद का कार्य भी इन्होंने किया। ये उनकी साहित्यिक गतिविधि भी। अब हम चलते हैं कि किस प्रकार से वो श्रम करते हुए श्रम की चरम अवस्था में पहुंच गए थे। अथक उन्होंने परिश्रम किया था और जिसके कारण से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। एक स्थान है मंगनवाड़ी, वहाँ पर महादेव भाई रहते थे और वहाँ से फिर वो वर्धा की असह्य गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुँचते थे गांधी जी के आश्रम। दिन भर वहाँ काम करके शाम को वापस पैदल आते थे मंगनवाड़ी। 11 मील पैदल आना जाना। 1 मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 11 मील तो लगभग 18 किलोमीटर आना जाना। रोज रोज का यह सिलसिला लंबे समय तक चलने के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा महादेव जी के स्वास्थ्य पर। महादेव की अकाल मृत्यु के कारणों में वह एक कारण माना जा सकता है। लेखक यह कह रहे हैं कि उनकी अकाल मृत्यु हुई। अकाल मृत्यु का मतलब होता है कि सामान्यतः एक व्यक्ति की आयु है वो 70-80 वर्ष मानी जाती है, परंतु महादेव भाई की मृत्यु लगभग 50 वर्ष में ही हो गई थी, तो इसलिए अकाल मृत्यु कहेंगे हम उसे। वो मृत्यु की अवस्था नहीं थी, फिर भी उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बहुत सारे कारण रहे होंगे, उसमें से एक कारण इसे भी माना जा सकता है कि उनका स्वास्थ्य खराब होता चला गया। स्वास्थ्य क्यों खराब होता चला गया? लगभग 17-18 किलोमीटर रोज आना जाना करना, गर्मी सहते हुए, वो भी पैदल, तो स्वास्थ्य उनका धीरे धीरे गिरता गया होगा। महादेव जी जिस प्रकार से गांधी जी से जुड़े हुए थे, गांधी जी भी महादेव के प्रति उतना ही प्रेम रखते थे, लगाव रखते थे। जब महादेव जी की मृत्यु हो गई तो इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना ही रहा। जब तक गांधी जी जीवित थे उसका दुख था कि महादेव ने अपनी जीवन यात्रा पूरी कर ली, बीच में ही समाप्त कर ली और गांधी जी अकेले पड़ गए थे। वे भर्तृहरि के भजन की यह पंक्ति हमेशा दोहराते रहे। भर्तृहरि एक संस्कृत के महान कवि और जिन्होंने राजा भी थे वे, और आगे चल के उन्होंने गोरखनाथ का शिष्यत्व धारण करते हुए वैराग्य के मार्ग पर चल पड़े थे। तो उन्होंने भजन इत्यादि भी लिखा है। तो उनके भजन की एक पंक्ति गांधी जी हमेशा दोहराते थे, ए रे जखम जोगे नहीं जशे। इसका अर्थ है यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। इसका मतलब हम यह निकालेंगे यहाँ पर कि गांधी जी ये मानते थे कि महादेव की मृत्यु से जो उन्हें हृदय में जो घाव हुआ है वह किसी और के द्वारा भरा नहीं जा सकता। मतलब महादेव की कमी हमेशा बनी रहेगी, महादेव भाई की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, और उसका दुख गांधी जी को हमेशा रहेगा। बाद के सालों में प्यारेलाल जी से कुछ कहना होता। प्यारेलाल देसाई ये बाद में उनके निजी सचिव बने।
गांधी जी के। तो बाद के सालों में प्यारेलाल जी से कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते तो उस समय भी अनायास उनके मुंह से महादेव ही निकलता। बोलना चाहते थे प्यारेलाल, परंतु उनके मुंह से अचानक क्या निकल जाता था? महादेव, अनायास। ये बताता है कि गांधी जी महादेव से कितने गहरे रूप से जुड़े हुए थे, कितना उनके प्रति, महादेव भाई के प्रति लगाव था। और यहीं पर अध्याय समाप्त होता है। आइए अब कुछ शब्दों के अर्थ हम जान लें। फुलस्केप कागज़ का एक आकार होता है। गाद कीचड़ जो तालाब नदियों के तलछट में मिलता है। सराबोर डूबा हुआ। अनवरत इसका अर्थ है लगातार, और अनायास का अर्थ है अचानक। इस दूसरे भाग में एक विशेष शब्द का प्रयोग हुआ है, शॉर्ट हैंड। विद्यार्थियों, शॉर्ट हैंड एक प्रकार की लिपि होती है जो शब्दों को छोटा करके लिखी जाती है। जब कोई बोलता जाता है और उसे तुरंत ही लिखना हो तो उस समय शॉर्ट हैंड का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े अधिकारी, कंपनी के जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनके निजी सचिव ये शॉर्ट हैंड का ही प्रयोग करते हुए उनकी बातों को तेजी के साथ लिखते हैं। तो यह जो सांकेतिक जो लिपि होती है, शब्दों अक्षरों के लिए जो संकेत चिन्ह होते हैं संक्षेप में लिखे जाने वाले, वही कहलाता है शॉर्ट हैंड। आइए अब प्रश्नोत्तर की ओर चलें। पहला प्रश्न है, सोने की कीमत वाले गाद का क्या अर्थ है? लेखक ने प्रयोग किया है सोने की कीमत वाले गाद, तो इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, सोने की कीमत वाले गाद से लेखक का तात्पर्य उपजाऊ जमीन से है। बिहार और उत्तर प्रदेश में फैले गंगा जमुना का मैदान इतना अधिक उपजाऊ है कि यहाँ भरपूर फसलें पैदा होती हैं। इसलिए लेखक ने इस जमीन को सोने की कीमत वाली गाद कहा है। अगला प्रश्न है, महादेव की तुलना शुक्र तारे से क्यों की गई है? जिस प्रकार शुक्र तारा थोड़े समय ही आकाश में अपनी चमक बिखेर कर अस्त हो जाता है, उसी प्रकार महादेव भी अपने थोड़े से जीवन में, मैंने अंतिम अध्याय के अंतिम अंश में आपको मैंने बताया था कि लगभग 50 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो गया था। तो महादेव जी अपने थोड़े से जीवन में ही अपनी कार्यशैली से दुनिया को प्रभावित कर गए। इसी कारण उनकी तुलना शुक्र तारे से की गई है। आइए भाषा अध्ययन की ओर चलें। भाषा अध्ययन से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, इक प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण कीजिए। आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा है तो आप इनसे परिचित होंगे। इक प्रत्यय है, प्रत्यय का अर्थ होता है जो शब्दांश के अंत में लगने वाला शब्द। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगता है और एक नए शब्द की सृष्टि करता है, निर्माण करता है, उसे कहते हैं प्रत्यय। उदाहरण है सप्ताह, उसमें एक प्रत्यय लगा, नया शब्द बना साप्ताहिक। उसी प्रकार से नीचे दिए हुए शब्द हैं अर्थ, साहित्य, धर्म, व्यक्ति, मास, राजनीति और वर्ष। इनमें एक प्रत्यय लगाना है। इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, एक प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण। अर्थ, आर्थिक। विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अर्थ है तो अ है वो आ में परिवर्तित हो गया। जैसे ही एक प्रत्यय जुड़ा, अ है वह आ में परिवर्तित हो गया। साहित्य, साहित्यिक, इसमें सीधे सीधे ईक जुड़ा है, इसमें और कोई शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। धर्म, धार्मिक, यहाँ पर भी ध है वह धा में बदल गया। व्यक्ति, वैयक्तिक, आधा वह है वह वय में बदल गया एक प्रत्यय जुड़ने से। मास, मासिक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, सीधे सीधे ईक जुड़ा है। राजनीति, राजनैतिक, यहाँ देखिए जहाँ नीति था तो नीति वह नी है वह नय में बदल गया एक प्रत्यय जुड़ने से। और वर्ष का वार्षिक, जैसे अर्थ में
अ है आ में बदल गया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वह है वह वा में बदल गया है एक प्रत्यय जुड़ने से। अब उपसर्ग से संबंधित एक प्रश्न है कि नीचे दिए गए उपसर्गों का उपयुक्त प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। उपसर्ग दिए हुए हैं अ, नी, अन, दुर, वी, कु, पर, सु, अधि। और नीचे शब्द दिए हुए हैं, तो ये उपसर्ग किस शब्द के साथ जुड़ेगा? हर उपसर्ग प्रत्येक शब्द के साथ नहीं जुड़ सकता। आइए अब इसे देखें। इसमें शब्द दिए हुए हैं, किसके साथ कौन सा उपसर्ग उपयुक्त रूप से जुड़ रहा है। आर्य, डर, क्रय, उपस्थित, नायक, आगत, आकर्षण, मार्ग, लोक, भाग्य। आइए अब जोड़ते हैं इसे। आर्य, आर्य में उपसर्ग लगेगा अन और ये नया शब्द बना अनार्य। डर में नि उपसर्ग जुड़ा और बना निडर। क्रय में वि उपसर्ग जुड़ा, शब्द बना विक्रय। उपस्थित में अन उपसर्ग जुड़ा, शब्द बना अनुपस्थित। नायक में अधि उपसर्ग जुड़ा और बना शब्द अधिनायक। इसी प्रकार से आगत में सु उपसर्ग जुड़ने से बना स्वागत। आकर्षण में अन उपसर्ग जुड़ने से बना अनाकर्षण। मार्ग में कु उपसर्ग जुड़ने से बना कुमार्ग। लोक में पर उपसर्ग जुड़ने से बना परलोक। और भाग्य में दुर शब्द जुड़ने से बना दुर्भाग्य। विद्यार्थियों से बहुत सारे उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। ये उर्दू के शब्द हैं वारिस, जिगरी, गहर, मुकाम, रूबरू, फर्क, तालीम, गिरफ्तार। तो इनके पर्याय शब्द हम जान लें। पर्याय शब्द इस प्रकार से हैं। वारिस उत्तराधिकारी, जिगरी घनिष्ठ, कहर घोर मुसीबत, मुकाम लक्ष्य, रूबरू आमने सामने, फर्क अंतर, तालीम शिक्षा, गिरफ्तार बंदी। तो इस प्रकार से हमने भाषा अध्ययन की भी चर्चा कर ली, प्रश्नोत्तर की भी चर्चा हो गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह पूरा अध्याय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप महादेव भाई के गुणों से परिचित हुए होंगे और उनमें उनके गुणों से कुछ गुण अवश्य ही अपने जीवन में आप उतारने का प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।